नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं मंजुल पांडे एक बार फिर से आप सभी का आरवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन। और बताइए कहाँ तक टॉपिक हुआ था? पॉलिटी की क्लास कहाँ तक हुई थी? हम लोग संघीय कार्यपालिका पढ़ रहे थे भाग 5। तो कहाँ तक कंप्लीट हुआ था संघीय कार्यपालिका में? क्लासेस 2 दिन ऑफ थी। रीजन आप सबको पता भी होगा। सैटरडे संडे तो लॉकडाउन था, जो कि हर वीक चलेगा। ठीक, अब तो यहाँ सिटी में 100% लॉकडाउन कर दिया गया है। सुल्तानपुर पूरा सुल्तानपुर बंद है 31 जुलाई तक। तो लॉकडाउन की वजह से क्लासेस खुद इधर उधर हुई थी, मौसम भी ख़राब था, बट क्लासेस आज से कंटिन्यू की गई हैं। और देखते हैं क्लासेस कब तक कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि सब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। सिचुएशन बहुत ख़राब होती जा रही है कोरोना की। तो आप लोग घर में रहो, सुरक्षित रहो, क्योंकि अब सिचुएशन धीरे धीरे स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है। यही शहर में ही देख लो कि अब बाहर निकलने में डर लगने लगा है। बात समझ में आई? तो जहाँ पर हो आप लोग सुरक्षित रहो, खुद को सुरक्षित रखो, और आपकी वजह से आपकी फैमिली, आप कारण ना बनो। और बेसिक से बात जानो कि आप कारण ना बनो, किसी को कोरोना हो जाए, इसका कारण आप तो कभी ना बनो। अगर प्रत्येक इंसान, प्रत्येक नागरिक यह जिम्मेदारी ले ले, तभी जो है इस बीमारी से निजात पाया जाएगा। अभी तक वैक्सीन का कोई अता पता नहीं है। वैक्सीन कब बनेगी कोई पता नहीं है। तो बस घर में रहो, सुरक्षित रहो। समझ लो, अब तो सही से दहशत हुई है। अभी तक तो सब मजाक में हो रहा था, लेकिन अब वाकई में दहशत बहुत ज़्यादा हुई है इस बीमारी की। कल हम ही लोगों ने बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से देखा कोविड-19 को या कोरोना को। ठीक, तो आप लोग जहाँ भी हो सुरक्षित रहो, अपने घर में रहो, बिन काम के बाहर ना निकलो, हैंड वॉश करते रहो, मास्क का यूज़ ज़रूर करो। मैंने खुद, हम अपने गांव गए थे, घर गए थे, वहाँ पर लोग मास्क का यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो ये लापरवाही ना करो, क्योंकि अभी तक स्थिति क्या थी? अमेरिका प्रभावित था। ठीक, जितने भी हमारे पश्चिमी देश थे वो प्रभावित थे, यूरोप प्रभावित था। धीरे धीरे हिंदुस्तान आया, बात शहरों तक थी। महानगर पहले प्रभावित थे, मुंबई प्रभावित हुआ, दिल्ली प्रभावित हुआ, चेन्नई प्रभावित हुआ, बेंगलोर प्रभावित हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे राज्यों से, जो महानगर थे, वहाँ से जिला मुख्यालय पहुँचा, और जिला से अब कादीपुर देख लो एग्जाम्पल, 100% बंद है कादीपुर। अब स्थिति है, अब गांव में पहुँच रहा है। ठीक, तो अभी भी समय है, आप लोग मास्क का यूज करो। और इस बीमारी से लड़ने का अभी हमारे पास बस एक ही अस्त्र है, और वो है कि घर में हम सुरक्षित रहें, परिवार वालों के साथ बिन किसी काम के बाहर ना निकलें। ये प्रण कर लो। बात समझ में आई? हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। क्लासेस कोशिश की जाएंगी, कंटिन्यू की जाएंगी। तब तक आप लोग पीछे के लेक्चर को देखते रहो। और एक बात, यूपीएसआई की तैयारी करने वाले ध्यान से सुन लो बातों को। वैकेंसी किसी भी टाइम आ सकती है यूपीएसआई की। मुझे भी कुछ जानकारी मिली है, एक दोस्त था, उसने बताया है कि यूपीएसआई की वैकेंसी किसी भी टाइम आ सकती है। तो घर पर रहो, परंतु पढ़ाई करते रहो, क्योंकि इस लॉकडाउन में एक बात तो सबको समझ में आ चुकी है कि सरकारी नौकरी की वैल्यू क्या होती है। ये बहुत अच्छे से समझ में आई है सभी को।
वो चाहे कोई गरीब इंसान हो या फिर अमीर इंसान हो, सरकारी नौकरी की वैल्यू समझ में आई है। ठीक, इसीलिए यूपीएसआई वाले ध्यान दो। और बताएं, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आपको लगता होगा कि सारे बच्चे घर पे बैठे हैं, कंपटीशन नहीं रह गया है, सब लोग लापरवाही कर रहे होंगे। तो एक बात जानो, इस समय प्रत्येक स्टूडेंट, हर एक फैमिली को ये समझ में आ चुका है कि सरकारी नौकरी की वैल्यू क्या है, पहली बात। दूसरी बात कि हर बच्चे को ये लग रहा है कि जो मेरा कंपटीटर था वो तो इस समय लॉकडाउन में घर के मज़े ले रहा है, इसीलिए मैं पढ़ूंगा और मैं सिलेक्शन लूँगा। लेकिन सिचुएशन ये है कि यही बात हर प्रत्येक एक स्टूडेंट सोच रहा है, मैं खुद सोच रहा हूँ इस बात को। और मैं अपना एग्जाम्पल बताऊँ कि मैंने पिछले 6 साल में, कंपटीशन के दौर में पिछले 6 साल में जितना पढ़ा था उससे ज़्यादा पढ़ा हूँ इस लॉकडाउन में। बस इसीलिए कि मुझे लगा कि जो मेरे कंपटीटर हैं, जो मेरे साथ एग्ज़ाम देंगे, वो इस लॉकडाउन में घर बैठ गए हैं, कोचिंग्स ऑफ हैं, सब कुछ ऑफ है, तो क्यों ना हम इसमें चौका मार दें। लेकिन सही बात तो ये है कि प्रत्येक स्टूडेंट यही बात सोच रहा है। तो अब कंपटीशन बढ़ेगा, घटेगा नहीं, इस बात को आप अच्छे से नोट कर लो। यूपीएसआई वाले और लेखपाल वाले विशेषकर ध्यान दो, यही 2 वैकेंसी है जो आनी है, वो भी 10,000 वैकेंसी होगी, 10,000 वैकेंसी होगी, कम नहीं होंगी वैकेंसी। तो ध्यान दो इस पर और कंपटीशन बीट करो और नौकरी ले जाओ, चांस फिर मिलने वाला नहीं है। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति, हमने राष्ट्रपति पढ़ रहे थे हम लोग, और राष्ट्रपति में हमने आर्टिकल 60 तक पढ़ लिया था, आर्टिकल 60 तक पढ़ लिया था राष्ट्रपति को, और जो था राष्ट्रपति का शपथ, और मैंने हेडिंग डलवाया था राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग प्रक्रिया जो हमारा आर्टिकल 61 का सब्जेक्ट है, तो हमने हेडिंग डलवाया था राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। बातों को ध्यान से सुनो और उसको अमल में लाओ। हेडिंग आपने डाला था क्या? महाभियोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है महाभियोग। तो 2-3 क्वेश्चन तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए आप कि महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये किस आर्टिकल के तहत लगाई जाती है? तो ये लगाई जाती है आर्टिकल 61 के तहत। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ। ठीक, तो आर्टिकल 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा यह जाता है कि जो महाभियोग पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, इसका स्रोत क्या है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है क्या? हमारा यूएसए। ये क्या है? हमारा अमेरिका है। तो अमेरिका से लिया गया है क्या? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। महाभियोग को ही इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। ठीक, तो हम बात करेंगे कि महाभियोग विधेयक किस प्रकार से लाया जाता है और कैसे राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है। लेकिन इसमें तीसरी बात ये पूछी जाती है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्यों लगाई जाती है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्यों लगाई जाती है? तो बहुत बेसिक सा बात बताओगे कि संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का अतिक्रमण अतिक्रमण का मतलब क्या समझ लो, एक प्रकार से कब्जा। राष्ट्रपति संविधान के नियमों को ताक पर रखकर कुछ भी करे, ठीक, तो उसी को क्या कहेंगे? संविधान का अतिक्रमण करना। तो यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है
तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी, जिसके पश्चात राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाएगा या राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यह प्रक्रिया किस प्रकार की होगी, यही हमें बात करनी है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको ये सीधा सीधा पूछाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल 61 के तहत। महाभियोग का स्रोत क्या है, तो अमेरिका है। क्यों लगाया जाता है महाभियोग, जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो। ठीक, चलिए अब आप हेडिंग डालिएगा महाभियोग विधेयक। हेडिंग डालिए महाभियोग विधेयक या महाभियोग बिल या फिर इम्पीचमेंट बिल। हेडिंग डालिए विधेयक। ये तो आपको पता चल गया किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। अब बात आती है कि महाभियोग विधेयक की प्रक्रिया क्या होगी, महाभियोग विधेयक की प्रक्रिया क्या होगी। तो देखिए बहुत बेसिक से बात, पहले आप पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए फिर हम लिख देंगे। होता क्या है कि जब राष्ट्रपति संविधान के नियमों का पालन नहीं करता है, जब राष्ट्रपति संविधान के नियमों का सुचारू ढंग से पालन नहीं करेगा, तो होता क्या है कि जो हमारी सदन है, जो हमारी सदन है वो चाहे लोकसभा हुई या राज्यसभा हुई, उसमें राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, किस सदन से होती है। ऑप्शन होगा लोकसभा से, राज्यसभा से, लोकसभा या राज्यसभा से, मतलब दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जान लो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा में ही शुरू हो या फिर अपर हाउस राज्यसभा में ही शुरू हो, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं होता है। किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। परंतु जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी तो सबसे पहली बात होती है कि 14 दिन पहले 14 डेज बिफोर राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य होता है और कारण बताना होता है कि आपने ये काम किया है जिसकी वजह से इस सदन में, वो चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, इस सदन में आप पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ऐसा बताना होगा राष्ट्रपति को। ये पहली कंडीशन होती है। प्रक्रिया की शुरुआत यही से होती है, आपको यही से लिखना होगा। प्रक्रिया जो महाभियोग विधेयक, आपको पहला पॉइंट लिखना होगा कि महाभियोग प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है या किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मीन्स दोनों सदन में, कोई कंडीशन नहीं होती है कि लोकसभा में ही आना चाहिए पहले या फिर पहले राज्यसभा में भी आना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। दूसरी बात हमने बताई कि राष्ट्रपति पर जब भी महाभियोग लगाया जाएगा तो उससे पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को यह बताना होगा कि आपने यह गलत काम किया है जिसकी वजह से आप पर महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात ये होती है कि जिस भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है, हमने बताया किसी में भी, लेकिन जिसमें भी शुरू की गई है उसके 1/4 सदस्य, उस सदन के कुल 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस महाभियोग विधेयक के पत्र पर होने अनिवार्य होते हैं। बात समझ में आ रही है कि मान लीजिए, जैसे हमने बताया कंडीशन अभी आपको लिखना नहीं है, हमने ये बताया कि मान लीजिए इसे ये लोकसभा में आए या फिर राज्यसभा में आए, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ये विधेयक आता है, तो सबसे पहली बात बताई कि 14 दिन पहले तो क्या देनी होगी, सूचना देनी होगी राष्ट्रपति पर कि हम आप पर महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा राष्ट्रपति को बताना अनिवार्य होगा।
फिर दूसरी बात हमने बताई कि मान लो लोकसभा से विधेयक जाता है, एग्जाम्पल है कि मैं लोकसभा से विधेयक लेकर जा रहा हूँ और आज के टाइम पे लोकसभा में सीटें 543 545 हैं, उसको छोड़ दो। एग्जाम्पल मान लीजिए एक लोकसभा में कुल सीटें हैं 400, अब 1/4 निकालने के लिए कह रहे हैं, जिससे आसानी हो 1/4 निकालने में। तो हमने बताया कि जिस सदन से सबसे पहली बार महाभियोग के प्रस्ताव लाया गया है, उस सदन के 1/4 सदस्य, कुल सदस्यों के 1/4, तो इसके 1/4 कितने होंगे? 100 सदस्य होंगे। तो कहने का मतलब है कि जो ये महाभियोग पत्र जाएगा, इस पे कम से कम 100 सांसदों के, लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य होंगे उस महाभियोग विधेयक पर। और यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है तो महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ये पहली कंडीशन होती है। बात क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर हैं? अब दूसरी बात क्या होगी कि जब महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया, 100 लोगों के हस्ताक्षर होंगे। अब होता क्या है कि जिस भी सदन में गया है, फिर यहाँ पे यह विधेयक पास करना होगा, और पास करना होगा 2/3 सदस्यों के। सदन में उपस्थित कुल 2/3 सदस्यों के यदि हस्ताक्षर होंगे, सहमति जताएंगे कि हाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाए, तो उस सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न मानी जाएगी। उस सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न मानी जाएगी। और यदि एक सदन इसे पारित कर देता है तो यह फिर जाएगा किसमें? दूसरे सदन में जाएगा, मीन्स राज्यसभा में जाएगा, और सेम प्रक्रिया राज्यसभा में दोहराई जाएगी। लेकिन दोहराने का मतलब है कि यह चीज़ पुनः नहीं होगा, यह हस्ताक्षर वाली बात पुनः नहीं होगी दूसरे सदन में। वहाँ पर केवल ये 2/3 सदस्यों से पास होना अनिवार्य होता है। बातें क्लियर हैं? फिर से सुन लो, मैंने ये कहा कि यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना होगा तो सबसे पहला काम कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी कि हम आप पर महाभियोग की प्रक्रिया को लगा रहे हैं। इसके बाद किसी भी एक सदन में, जिस भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही हो, उस सदन के कुल जितने सदस्य होंगे उनका 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस विधेयक पर कि हाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाए। और जब ये हो जाएगा तो उस सदन के 2/3 सदस्य, उस सदन के 2/3 सदस्य क्या करेंगे? इसे पारित करेंगे, 2/3 सदस्य पारित करेंगे। और यदि यह विधेयक पारित हो जाता है लोकसभा में, तो यह प्रक्रिया पुनः कहाँ जाएगी? राज्यसभा में जाएगी। और राज्यसभा में जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू होगी तो वहाँ पर भी 2/3 सदस्यों के सहमति अनिवार्य होगी। और जैसे ही राज्यसभा में भी 2/3 सदस्य इसे पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न मानी जाएगी। और उसी समय तुरंत राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इसे ही कहते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग विधेयक, यह राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। बातें क्लियर हैं? तो आप लोग लिख सकते हो, लिखो महाभियोग विधेयक में पहला पॉइंट लिखो। डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा, अभी मैं फिर से एक बार बता दूंगा, पहले अब आप लोग लिख लीजिए। महाभियोग प्रक्रिया या महाभियोग विधेयक में पहला पॉइंट लिखिए। लिखिए यह विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहला पॉइंट, यह विधेयक किसी भी सदन में, किसी भी सदन में
लाया जा सकता है। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिए विधेयक लाने से पूर्व, विधेयक लाने से पूर्व विधेयक लाने से पूर्व 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य होता है। अनिवार्य होता है। 2 पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट डालिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर से सुन लीजिए, नोट करते रहिए, फिर से लिखते रहिए। सुन लीजिए कि महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में लाई जा सकती है, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा हमने कहा कि विधेयक लाने से पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य होगा, वो भी कितना दिन पहले? 14 दिन पहले। ये 2 पॉइंट हमने अभी तक लिखा है। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए जिस सदन में, तीसरा पॉइंट लिखिए, जिस सदन से या जिस सदन में विधेयक प्रस्तुत होगा, जिस सदन में विधेयक प्रस्तुत होगा, तीसरा पॉइंट, जिस सदन में विधेयक प्रस्तुत होगा उस सदन के कुल सदस्यों के, उस सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होता है। अनिवार्य होता है, ये हमने बताया। अगला पॉइंट लिखिए, चौथा। तीसरा हमने ये बताया है कि जिस भी सदन से विधेयक प्रस्तुत होगा, जिस सदन में विधेयक की बात कही गई है, महाभियोग की बात, उस सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्य, मैंने बताया एग्जाम्पल में, जैसे 400, जैसे एग्जाम्पल आज के ले लीजिए कि 545 सदस्य हैं, तो 545 का 1/4 कर लीजिए, 545/4 कर लीजिए। जितने भी सदस्य आते हैं, इसको कैलकुलेशन करने पर जितने भी सदस्य आते हैं, लगभग 136, शायद सही होगा, लगभग 136 सदस्यों के हस्ताक्षर उस विधेयक पर होने चाहिए। और यदि 136 विधायकों के, सांसदों के हस्ताक्षर उस पर होंगे तो महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, अगले स्टेप पे देखिए। चौथा स्टेप लिखिए, इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट, या कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पर लगाई गई थी। ये जान लो, भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं लगाई गई है। चौथा पॉइंट लिखिए,
तत्पश्चात जिस सदन से विधेयक प्रस्तुत हुआ है, कौन सा विधेयक? जिस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। तो तत्पश्चात जिस सदन से विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसके 2/3 सदस्यों द्वारा विधेयक को पास करना। तत्पश्चात जिस सदन से विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसके 2/3 सदस्यों द्वारा विधेयक पास किया जाए। प्रस्तुत हुआ है उसके 2/3 सदस्यों का द्वारा विधेयक पास हो जाए तो महाभियोग की प्रक्रिया उस सदन में पूर्ण मानी जाएगी। बातें क्लियर हैं? बहुत आसान से लैंग्वेज में लिखा है मैंने, बढ़ा चढ़ा के लैंग्वेज को बनाया है आपकी अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में। हमने किसी एक सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया, कोई भी सदन हो सकता है, मैंने इसीलिए लिखा भी है किसी भी एक सदन में। और आपको पता है सदन 2 होते हैं। इसे इरेज करें। 4 स्टेप आपने लिखा, 5वां स्टेप लिखिए। मैंने ये लिखा है कि जिस सदन से विधेयक प्रस्तुत हुआ है, मतलब जहां पर 1/4 सदस्यों ने साइन किया था, उसी सदन के 2/3 सदस्य अब कहते हैं कि हाँ, जो ये विधेयक प्रस्तुत हुआ है यह सही है। और यदि ऐसा होता है तो उस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को क्या माना जाएगा? पूर्ण माना जाएगा। यह माना जाएगा कि इस सदन ने राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को संपन्न कर दिया है। और अब यह जाएगी कहाँ पर? अगले सदन में। तो चलिए अगला स्टेप, जो हमारा 5वां स्टेप होगा। इसीलिए बहुत कठिन है ये, और आज तक यही वजह है कि किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया नहीं गया है। और वैसे भी जान लीजिए, जहाँ पर संसदात्मक व्यवस्था है, संसद प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, वहाँ पर बहुत कम ही होता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए। लेकिन जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल होगा, जहाँ पर अध्यक्षात्मक सरकार होगी, जैसे अमेरिका, तो वहाँ पर यह चीज़ें तीसरी बार दिखाई दी। महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है, आज तक कंप्लीट नहीं हुई। 5वां स्टेप लिखिए। 5वें स्टेप में लिखिए तत्पश्चात दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया, और आप ब्रैकेट में लिख लेना क्या? स्टेप 4 की, जो हमने स्टेप 4 बताया, जो स्टेप 4 की मैंने बताया, सेम वही प्रक्रिया। ठीक,
तो हमने लिखा कि तत्पश्चात दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, दोहराई जाएगी। ठीक, अब इसके आगे आप लिखोगे और यदि इस सदन में भी इस सदन में भी विधेयक पास हो जाता है या विधेयक पारित हो जाता है, विधेयक पारित हो जाता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया पूर्णतः संपन्न मानी जाएगी। मैंने यही बताया लगभग 3 से 4 बार और फिर मैंने लिखकर इसी बात को बताया है। ये था राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया एकदम विस्तार में। और आप लाइन चेंज करके एक लाइन लिखना, लाइन चेंज करके लिखो, लिखिए इसके तुरंत बाद अगला पॉइंट लिखिए। ये कोई स्टेप नहीं है, स्टेप कंप्लीट हो चुका है। लिखिए इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और यही क्या था, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो हमारा आर्टिकल 61 था, हमने लिया कहाँ से था, अमेरिका से लिया था। बातें यहाँ तक क्लियर हैं? यहाँ तक बातें क्लियर है ना? चलिए हम लोग इसके बाद आर्टिकल 62 के बारे में हम पढ़ चुके थे। और वो क्या था, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है उस स्थिति में, और हम इसके बारे में बता भी चुके हैं। अब हमारी अगली हेडिंग होगी, और पूरे पॉलिटी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है वो होती है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। वो होंगी क्या, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जो प्रेसिडेंट पावर होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। हमने कहा कि यह पॉलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। क्यों? देखो अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी स्टार्ट की और हमने एक सीरियल वाइज में, सीक्वेंस में आर्टिकल्स को पढ़ा। आर्टिकल 1 से हम लोग पहुंच चुके हैं आर्टिकल 62 तक। यहाँ तक तो हमने डायरेक्ट पढ़ लिया, लेकिन अब जब हम पढ़ेंगे तो अब हम पूरे पॉलिटी को इधर से उधर करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कभी हम आर्टिकल 72 के बारे में बात करेंगे, तो कभी 360 के बारे में बात करेंगे। तो अब निश्चित नहीं है कि हम भाग 5 पर ही रहेंगे। अब हम कभी भाग 5 की बात करेंगे, तो कभी भाग 14 की, तो कभी भाग 22 की। ठीक, और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी से आते हैं, राष्ट्रपति के कार्य तथा राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अब एक बात आती है कि राष्ट्रपति को कुल कितने प्रकार की शक्तियाँ मिली हैं, तो राष्ट्रपति को कुल 7 प्रकार की शक्तियाँ मिलती हैं। राष्ट्रपति को कुल कितने प्रकार की शक्तियाँ मिलती हैं, 7 प्रकार की, जिसमें से सबसे पहला होता है कार्यकारी शक्तियाँ या कार्यपालिका। लिखिएगा, पहली शक्ति कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ। दूसरा लिखिए विधायी, सब समझा रहे हैं, विधायी शक्तियाँ। ठीक, हमने पहला बताया कार्यपालिका शक्तियाँ, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है। हमने आर्टिकल पढ़ाया था राष्ट्रपति से संबंधित, तो उसमें हमने बताया था ना कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। तो यदि प्रमुख होता है तो वो कुछ कार्य करेगा,
उसके पास कुछ पावर होंगी और उन पावर्स की बात किसमें करेंगे, जो हमारी कार्यपालिका से संबंधित पावर होगा। जैसे एग्जांपल बताएं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री कार्य क्या करता है, कार्यपालिका को ही चलाता है। तो कार्यपालिका संबंधित शक्तियां हुई। या जितने भी नियुक्तियां होंगी, जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे, जितने भी केंद्रीय सेंट्रल संस्थाएं होंगी, उनका जो गठन होगा, उनके जो अध्यक्ष होंगे, उन सब को नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, कार्यपालिका संबंधित शक्तियां। दूसरा हमने बताया विधायी शक्तियां। कुछ ऐसे कानून होते हैं जिसे राष्ट्रपति खुद बना सकता है, वो किसी संसद में जाने के लिए जरूरी नहीं होता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखे होंगे आप लोगों ने कि अभी हाल ही में अनुच्छेद 35 को समाप्त कर दिया गया। किसके तहत, प्रेसिडेंट ऑर्डर के तहत। तो विधायी शक्तियों का इस्तेमाल किए थे भारत के राष्ट्रपति जी, और उसके तहत अनुच्छेद 35A को समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 370 और 35A की जो भी कुछ पावर्स थी, उन्हें क्या किया गया, नेग्लेक्ट किया गया। किसके तहत, इसी विधायी शक्तियों के अंतर्गत। हम सब पढ़ेंगे इसी में। तीसरा होता है न्यायिक शक्तियां। तीसरा होता है न्यायिक शक्तियां, जो जुडिशरी पावर होती है, न्याय से संबंधित जो पावर होती है, वो सब हम पढ़ेंगे किसमें, न्यायिक शक्तियों में। बातें क्लियर। चौथी होती है वित्तीय शक्तियां। चौथी होती है वित्तीय शक्ति, जो फाइनेंशियल पावर होती है, वो भी किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। पांचवी होती है कूटनीतिक। कूटनीतिक, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिप्लोमेटिक। जो डिप्लोमेटिक पावर होती है, वो भी राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं। छठा होता है सेना संबंधित। जो मिलिट्री पावर होती है, वो भी किसके पास होगी, राष्ट्रपति की। और लास्ट होती है सातवीं, जो कि होती है आपातकालीन शक्तियां। तो ये 7 प्रकार की शक्तियां होती है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। पहला कार्यपालिका संबंधित शक्तियां, जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी। दूसरा लेजिस्लेचर पावर होगी। तीसरा जुडिशरी पावर होगी। चौथा फाइनेंशियल पावर होगी। पांचवा डिप्लोमेटिक पावर होगी। छठा मिलिट्री पावर होगी। और सातवां इमरजेंसी पावर होगी। तो ये सारी शक्तियां किसके अंतर्गत आती हैं, राष्ट्रपति के अंतर्गत आती हैं। और यही समय हम आपको एक बात बता दें कि जैसे हम लोग संघीय कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, तो इसका चीफ राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति उसका प्रमुख होता है, राष्ट्रपति को सारी शक्तियां मिलती हैं। ऐसे ही जब भाग 6 पढ़ेंगे, जब राज्य की हम कार्यपालिका पढ़ेंगे, राज्य की विधायिका पढ़ेंगे, तो वहां पर उसका प्रमुख होगा राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल को भी शक्तियां मिलेंगी। लेकिन जो राज्यपाल को शक्तियां मिलती हैं, वो आप जान लो कि यही 4 प्रकार की शक्तियां किसे मिलती हैं, एक गवर्नर को मिलती हैं, जो होता है कौन, राज्यपाल होता है। राज्यपाल को केवल यही 4 शक्तियां मिलती हैं। राज्यों का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है, राज्यपाल को कहा जाता है। लेकिन इसकी जो शक्तियां होंगी, ये यही 4 होंगी। जो हमने ये 3 शक्तियां बताई हैं, ये केवल तो केवल किसे मिली होती हैं, भारत के राष्ट्रपति को मिली होती हैं। जो डिप्लोमेटिक पावर होगी, कूटनीतिक शक्तियां होंगी, जो मिलिट्री पावर होंगी, सेना से संबंधित शक्तियां होंगी, और जो इमरजेंसी पावर होंगी, आपातकालीन शक्तियां होंगी, वो सब किससे मिलेंगी, केवल तो केवल राष्ट्रपति को मिलेंगी। बातें यहाँ तक क्लियर हैं। तो ये 7 शक्तियों के बारे में हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, जिसमें से सबसे पहला आप हेडिंग डालिए कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां या कार्यपालिका शक्तियां। पहला हेडिंग डालिए। ये आपने 7 नोट कर लिया है। अब आपको पहली हेडिंग डालनी है, कौन सी, कार्यपालिका शक्तियां। स्टार्ट करिए। और टेस्ट में आप लोग जरूर शामिल होते रहिए। मैंने कई बार कहा है, बिना टेस्ट में शामिल हुए
किसी भी सब्जेक्ट को आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसमें आप परफेक्ट नहीं हो सकते हो। इस बात को अच्छे से जान लो, और लगभग लोग, सभी लोग पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं। चलिए, पहले हेडिंग आपने क्या डाला है? पहली हेडिंग आपने डाला होगा कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका संबंधित शक्तियां। ठीक, अब देखिए, कार्यपालिका से संबंधित राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियां मिलती हैं। कितनी प्रकार की शक्तियां मिलती हैं? 2 प्रकार की शक्तियां मिलती हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है नियुक्ति, मीन्स अपॉइंटमेंट। किसी की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, यह भी कार्यपालिका संबंधित शक्तियां होती हैं। तो सबसे पहली शक्ति कौन हुई? नियुक्ति हुई। क्या हुई? नियुक्ति हुई। यह हमारी पहली शक्ति हुई। कार्यपालिका में पहली क्या? कार्यपालिका में 2 पार्ट हैं। सबसे पहला है नियुक्ति या अपॉइंटमेंट। या तो राष्ट्रपति किसी का अपॉइंटमेंट करेगा या फिर उसे क्या करेगा? हटाएगा, रिमूव करेगा, हटाना। नियुक्ति या रिमूव करना, हटाना, ये किसकी शक्तियां होती हैं? राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं। और किसके अंतर्गत होती हैं? तो कार्यपालिका संबंधित शक्तियों के अंतर्गत होती हैं। और दूसरा लिखिएगा संस्थाओं का गठन। संस्थाओं का गठन। और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, कई आयोग हैं, SC ST आयोग है, OBC आयोग है, ठीक, महिला आयोग है। इन सब का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब एक बात आती है, किसकी सलाह पर करता है? यह बड़ी चीज होती है। करता तो राष्ट्रपति है। अभी देखो, नियुक्ति में ही कितना देखोगे कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, किसकी सलाह पर करता है? या राष्ट्रपति नियुक्ति तो कर देता है लेकिन उन्हें रिमूव कर सकता है, लेकिन रिमूव किसके कहने पर करेगा? ये बहुत बड़ी चीज होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आज के टाइम पे ये पूछा जाता है। बातें क्लियर है? तो बहुत ध्यान से देखना नियुक्ति को या फिर संस्थाओं के गठन को लेकर। तो आपको पहला क्या लिखना है? नियुक्ति से संबंधित। अब सबकी नियुक्तियां इसी में हम लिखवा देंगे। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, पहली नियुक्ति लिखो। हेडिंग आपने क्या डाला होगा? नियुक्तियां। कार्यपालिका शक्तियों में ही पहला पार्ट आपको लिखना है अब, और वो क्या है? नियुक्ति। क्या होगा? नियुक्ति होगा। आप लोग लिखिए पहली हेडिंग। नियुक्ति में राष्ट्रपति सबसे पहले नियुक्ति किसकी करता है? चलिए बताइए। नियुक्ति में बहुत सारी नियुक्तियां करता है राष्ट्रपति। सबसे पहला लिखिए आप क्या? प्राइम मिनिस्टर की, प्रधानमंत्री की। सबसे पहली नियुक्ति किसका लिखना? प्रधानमंत्री की। ठीक, सबसे पहले किसके लिखे हो? प्रधानमंत्री की। दूसरी लिखिए संघ सरकार के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, संघ सरकार के मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद की। देखिए, हमने संघ सरकार क्यों लिखा? सेंट्रल गवर्नमेंट की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन अगर यहीं पर आ जाता है क्या? राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद की,
तो नियुक्ति करेगा राज्यपाल, संघ होगा तो राष्ट्रपति, राज्य होगा तो राज्यपाल, दोनों में डिफरेंस है। अब देखो यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो आप ब्रैकेट में या पेन चेंज करके लिख लेना, पीएम की सलाह पर। यही सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद की, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री कहेगा कि इन्हें चीफ मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर बना दो, इनको रेल मिनिस्टर बना दो, इन्हें गृह मंत्रालय दे दो, इन्हें विदेश मंत्री बना दो। तो ऐसा कहेगा कौन? प्रधानमंत्री कहेगा, तो राष्ट्रपति उसे ही वही बना देगा। बातें क्लियर है? अगला लिखिए, तीसरा हमने बताया प्रधानमंत्री की और मंत्रिपरिषद की। तीसरा लिखिए, जो स्वतंत्र प्रभार होता है, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, आप सबको पता होगा कि जैसे विदेश मंत्री होते हैं या जो क्या कहते हैं कोई भी मंत्री होते हैं, देखते होंगे आप लोगों ने सुना होगा, इनको स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है। जैसे एक केंद्रीय मंत्री होते हैं और एक राज्य स्तर मंत्री होते हैं, लेकिन एक मंत्री और होते हैं, जब मंत्री पढ़ेंगे हम लोग, मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे इसी कार्यपालिका में, तो वहाँ पर अच्छे समझेंगे। एक तीसरी चीज़ होती है स्वतंत्र प्रभार। तो उन मंत्रियों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला लिखिए, तीसरा लिखिए, और वो होगा यूटीज के। यूटीज मतलब क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। आप लोग लिख लीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश। यूटीज लिखा है तो मैंने प्रदेशों, तो यूटीज के उपराज्यपाल, प्रशासक तथा, आप लोग क्या लिखोगे? यूटीज के उपराज्यपाल, प्रशासक तथा मुख्य आयुक्त की नियुक्ति। उपराज्यपाल, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। प्रशासक, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? प्रशासक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक, जो वहाँ का प्रशासक होता है। कुछ हमारे यूटीज हैं जहाँ पर प्रशासक होते हैं। और तीसरा होता है मुख्य आयुक्त, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं चीफ कमिश्नर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चीफ कमिश्नर। तो इन तीनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब आप एक बात बताओ, कुल यूटीज कितने हैं? आप सबको पता होगा। अब आपको ये बताना है कि किस यूटीज में उपराज्यपाल हैं, किस में प्रशासक है और किस में मुख्य आयुक्त है। यह आपका होमवर्क होगा। जैसे एग्जाम्पल हम बताएं कि दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह हो गया, और क्या कहते हैं लद्दाख हो गया। यहाँ पर क्या हैं? उपराज्यपाल हैं। यहाँ पर क्या हैं? उपराज्यपाल हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लद्दाख, 4 ऐसे यूटीज हैं जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त होते हैं। और नियुक्ति कौन करता है? ये व्यक्ति करता है।
ऐसे ही प्रशासक का शासन कहाँ पर होता है और मुख्य आयुक्त केवल एक यूटी में है, उसका नाम बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। ठीक, तो ये हुई नियुक्ति की बात। आंसर सबका आना चाहिए, ये पूछा गया है एग्जाम में। मुख्य आयुक्त, क्योंकि भारत का एकमात्र केवल केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर मुख्य आयुक्त की नियुक्ति होती है, चीफ कमिश्नर की नियुक्ति होती है। वहाँ पर ना तो उपराज्यपाल है, ना मुख्यमंत्री, ना राज्यपाल, ना प्रशासक, वहाँ पर क्या होता है, मुख्य आयुक्त होता है। ठीक, अगली नियुक्ति लिखिए। अभी नियुक्तियाँ बहुत सारी हैं, लिखते चलो। अगली नियुक्ति लिखो, महान्यायवादी। अगली नियुक्ति लिखो, महान्यायवादी। जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, संघ सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ सरकार की सलाह पर। ब्रैकेट में आप लोग पेन चेंज करके लिख लेना इस बात को, की सलाह पर। और इसके आगे की नियुक्तियों के बारे में हम कल बात करेंगे। लेकिन आप लोग होमवर्क याद रखना कि किस यूटी में प्रशासक का शासन है और किस यूटी में मुख्य आयुक्त नियुक्त होता है, ये दोनों आप लोगों का होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए। इसके आगे की नियुक्तियां आप लोग याद रखना कि हमने महान्यायवादी तक बात की है। ठीक, न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किसकी सलाह पे करता है, तो संघ सरकार की सलाह पर। मतलब संघ सरकार मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसी की सलाह पर राष्ट्रपति क्या बनाता है, भारत का महान्यायवादी। सबको पता है कौन है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता होगा। मन करे तो लिख दो कमेंट में कौन है भारत का महान्यायवादी। और आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल आप लोगों को फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। तब तक आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, रिवाइज करिए, बार बार नोट्स को बार बार रिवाइज करिए। ठीक, तो हम कल फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, इस बीमारी में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।